हेलो गर्ल्स, आज हम यूनिट 3 का टॉपिक ले रहे हैं वर्ड्स एंड देयर फंक्शंस। और नेक्स्ट उसका जो टॉपिक है वो होगा वर्ड बैरियर एंड यूजिंग वर्ड्स टू एस्टैब्लिश सपोर्टिव रिलेशनशिप। सबसे पहले हम ले रहे हैं वर्ड्स एंड देयर फंक्शंस, शब्द तथा उनके कार्य क्या हैं। ठीक है, तो जो शब्द हम बोलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पावर होती, बहुत शक्ति होती है। और जो लोगों में बोलने के शब्दों को बोलने के बहुत सारे कौशल होते हैं, स्किल सब लोग सीखते हैं कि कैसे बहुत अच्छे ढंग से बोला जाए जिससे वो दूसरों को प्रभावित कर सके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कि हम अपने वर्ड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं दूसरों के सामने। ठीक है, और जो वर्ड्स हम क्या बोलते हैं दूसरों के साथ में, किस प्रकार से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी बेहतर बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि कहे गए शब्द हम जो है दूसरों की फीलिंग और विचारों आदि को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, और हमारा लैंग्वेज जो होती है वो हमारे कल्चर से भी संबंधित होती है कि किस तरह से वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। जानते हैं आप, एक पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने कहा था कि दुनिया में आधे लोगों के पास कहने को कुछ होता है पर वे कह नहीं पाते, और आधे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कहने को कुछ भी नहीं होता पर वे कहते ही जाते हैं, मतलब कि नॉनसेंस टॉक वाली बात। ठीक है, तो शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, कम्युनिकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, और वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड्स और उनकी मीनिंग क्या है, शब्द उसका अर्थ क्या है। जब हम कोई शब्द सुनते हैं या तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकालते हैं। ठीक है, शब्द क्या है और इसकी व्याख्या किस प्रकार हम कर सकते हैं उसको हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स आर सिंबल्स। शब्द है किसी चीज़ का प्रतीक होते हैं। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को या किसी भी इवेंट्स को कुछ सिंबल्स द्वारा इस्तेमाल करते हैं। जैसे डॉग भी क्या है, डॉग एक एनिमल का प्रतीक है। ठीक है, तो हम इसको, दुनिया में बहुत सारी ऐसी भाषा बोली जाती है जिसमें शब्दों को किसी न किसी ऑब्जेक्ट या इवेंट को हम का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, सिंबल्स जो है, वर्ड्स को हम सिंबल्स भी कह सकते हैं, और वो उसमें हमारे रेफरेंस तथा थॉट्स में एक संबंध भी होता है। ठीक है, थॉट मतलब अगर हम किसी बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो जैसे 4 लेग्ड एनिमल हो गया, वो हमारा कोई रेफरेंट है। ठीक है, तो उसका वो हमारे विचार में आते हैं, और उसको ही हम एक सिंबल दे देते हैं, वर्ड फॉर एग्जांपल डॉग का। ठीक, तो रेफरेंस क्या है, वो वस्तुएं जिनका शब्दों द्वारा जो प्रतिनिधित्व होता है। जैसे 4 पैर वाला जानवर एक ये रेफरेंट है। और थॉट क्या हो गया, इन वस्तुओं को एक कैटेगरी या विचार या इमेज या छवि प्रदान करने की प्रक्रिया है। और सिंबल, उन्हीं वस्तुओं को हम एक नाम या प्रतीक प्रदान कर देते हैं जिसको हम डॉग कहते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स जो है किसी न किसी चीज़ के लिए एक सिंबल की तरह से यूज़ किए जाते हैं। सेकंड, वर्ड्स आर आर्बिट्ररी। इसका मतलब ये हुआ कि शब्द जो है किसी एक नियम पर नहीं आधारित होते हैं, बल्कि किसी वस्तुओं को केवल रिप्रेजेंट्स या प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो किसी न किसी वस्तु का रिप्रेजेंट ही करती हैं। थर्ड, वर्ड्स आर कॉन्टेक्स्ट बॉन्ड, अर्थात शब्द जो है वो परिस्थिति पर निर्भर होते हैं। कॉन्टेक्स्ट बदल जाने पर उसकी मीनिंग भी बदल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइटनिंग, बिजली। ठीक है, और लाइटनिंग बग। ठीक है, तो इसमें कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। लाइटनिंग का क्या अर्थ होता है, बिजली। ठीक है, और लाइटनिंग बग का क्या मतलब हुआ, जुगनू। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट बदल जाने पर हमारे शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट या परिपेक्ष जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी शब्दों को यूज़ करने के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल है, जैसे ओल्ड मैन हमने बोला, तो ओल्ड मैन का बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे पहला 60 एंड 70 से ऊपर एज वाले जो व्यक्ति हैं वो, उनको हम ओल्ड मैन कह सकते हैं। या सेकेंडली, आपका बॉस, आप अपने बॉस को भी ओल्ड मैन की तरह से बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट बदलने पर हमारे शब्द का मीनिंग भी बदल जाता है। ठीक, फोर्थ जो है
फोर्थ जो है वो है हमारा वर्ड्स आर कल्चरली बॉन्ड, अर्थात शब्द जो है संस्कृति पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक कल्चर के कुछ अपने अपने रूल्स होते हैं, वो नॉर्म्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने शब्दों को यूज़ भी करते हैं। ठीक है, जैसे किसी एक शब्द का अर्थ अलग अलग कल्चर में अलग अलग हो सकता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल नोवा, नोवा का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में चमकता तारा, और अगर हम उसको स्पेनिश में करेंगे नोवा, इसका अर्थ एकदम डिफरेंट हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा कि इट डज नॉट गो। ठीक है, इसको सीमेंटिक भी कहते हैं। सीमेंटिक का है जिसमें हम स्टडी ऑफ वर्ड्स करते हैं और उनका मीनिंग करते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी एक है, तो उसने भी बोला है कि किसी समाज में बातों को अपने कॉमन शब्दों के प्रयोग के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो हमारी एक भाषा होती है हमारे कल्चर में, तो एक कॉमन सिंबल्स होते हैं जिनके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन सिंबल्स हमारे रिलेशनशिप को भी बेहतर बनाने में काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वर्ड्स हैव डिनोटेटिव एंड कोनोटेटिव मीनिंग, अर्थात इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम ऐसे देखें, लैंग्वेज इज द व्हीकल थ्रू विच वी शेयर आउट सेंसेस ऑफ द वर्ल्ड वी विद अदर्स। ठीक है, यानी भाषा एक ऐसा वाहन है जिसके द्वारा हम अपनी दुनिया को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स के दो अर्थ होते हैं। पहला एक डेनोटेटिव मीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके कंटेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और इसका अर्थ लिमिटेड होता है। डेनोटेटिव का एक तरह से अर्थ होता है लिटरल मीनिंग। अगर हम डिक्शनरी में हम जो मीनिंग देखते हैं उसको हम डेनोटेटिव मीनिंग कहते हैं, जिसको शाब्दिक अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम स्कूल शब्द है, अगर स्कूल शब्द क्या है, अगर इसको हम डिक्शनरी में देखेंगे तो क्या बताएगी, स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां हम बच्चों को किसी कौशल या स्किल्स को सिखाते हैं और उसके लिए कुछ निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, तो डिनोटेटिव लेवल किसी शब्द का लिटरल मीनिंग या शाब्दिक अर्थ या डिक्शनरी मीनिंग हो सकता है। ठीक है, जो दूसरा लेवल है कोनोटेटिव लेवल, कोनोटेटिव लेवल जो है वो हमारे किसी शब्द से के साथ हमारी जो फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है उसको कन्वे करता है। जैसे स्कूल, स्कूल का हमने अभी लिटरल मीनिंग देखा, इसका कोनोटेटिव मीनिंग क्या हो सकता है कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सीखते भी हैं प्लस साथ में अपने संगी साथी के साथ एंजॉय भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं। ठीक है, तो कोनोटेटिव शब्द के साथ हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। ठीक है, एक और है जैसे चीप शब्द है। चीप का डेनोटेटिव अर्थ क्या है कि इनएक्सपेंसिव, जो सस्ता है। ठीक है, और इसका कोनोटेटिव अर्थ ये हो सकता है कि चीप, कोई चीप लड़का, बहुत चीप लड़की है या बहुत चीप लड़का है। ठीक है, उसमें हमारे क्या चीज़ जुड़े हैं, इमोशंस या फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो वो कोनोटेटिव मीनिंग हो जाएगी। ठीक है, और जैसे चीप क्वालिटी का कोई सामान है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब अर्थ हो गया कोनोटेटिव मीनिंग किसी शब्द के जो है वो हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मदर, मदर भी एक चीज़ है। क्या है मदर, वो इसका अगर हम डेनोटेटिव मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो हमारी बायोलॉजिकल मदर है जिसने हमको पैदा किया है। ठीक है, और अगर हम कोनोटेटिव अगर उसका मीनिंग देखेंगे मदर का, तो वो कहेंगे मदर एक ऐसी जीव है जो हमारा ख्याल रखती है। ठीक है, जो हमें स्नेह करती है। ठीक है, और दूसरा कुछ लोग जो जिनके मदर के साथ नेगेटिव इमोशंस भी हो सकते हैं कि मदर ऐसी जीव है जो हमको मारती है, हमसे जो हमको प्यार नहीं भी करती है। ठीक है, तो इमोशंस जुड़े हैं हमारे कोनोटेटिव मीनिंग के साथ में। नेक्स्ट जो सिक्स्थ इसका वर्ड्स का, तो सिक्स जो है वर्ड्स कम्युनिकेट कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, अर्थात शब्द जो है किसी मूर्त और अमूर्त वस्तुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मूर्त वस्तुएं क्या हैं, जो हमको सामने दिखाई पड़ती, ठोस जो होते हैं कुछ चीज़ें जिनको हम मूर्त कर, जैसे ब्रिक्स हैं, ईंटें पत्थर हैं, ठीक है, जो हम होम है, ठीक है, जो कंक्रीट चीज़ों से बने होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन
कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जिस जो अमूर्त शब्द भी होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स भी होते हैं, जो हमको सामने दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसको भी वर्ड्स हमारे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे शेल्टर है, इंटेलिजेंस है और ऑनेस्टी है, ऐसी चीज़ें जो हमको दिखाई नहीं देती, एब्स्ट्रैक्ट हैं, लेकिन उसको भी वर्ड जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि शब्द जो है वो मूर्त और अमूर्त दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्दों का इम्पोर्टेंट है वो है वर्ड्स हैव पावर। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, जो चीज़ हम बोलते हैं उसमें काफ़ी पावर होता है, ठीक है। जिससे किस चीज़ का पावर होता है? नंबर 1, वर्ड्स हैव पावर टू क्रिएट, ठीक है। उत्पन्न करने की शक्ति होती है वर्ड्स में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ड्स जो है वो किसी भी वस्तुओं को, घटनाओं को लेबल दे सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। वर्ड्स जो द्वारा हम अपने क्रिएशंस या अपनी रचनाओं को भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हम अपने को कोई एक नाम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी एक लेबल है। अपनी इमोशंस, अपने फीलिंग्स और इनके द्वारा भी हम कोई चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ है सेल्फ टॉक, जिसको बोला है कि हम स्वयं से भी बातें करते हैं, ठीक है। और ये हमारी सेल्फ वर्थ को भी, हमारी हेल्थ को भी प्रभावित करता है कि हम अपने से किस तरह से बातें करते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स में कुछ ना कुछ क्रिएट करने की, कुछ उत्पन्न करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट जो है वो वर्ड्स में एक और चीज़ की पावर होती है, वर्ड्स हैव पावर टू अफेक्ट थॉट एंड एक्शंस। अर्थात हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, ये हमारा शब्दों द्वारा मालूम चल जाता है, ठीक है। हाँ, हम और जो वो होते हैं, जो चीज़ें बेचने वाले, तो सेल्समैन जो होते हैं, वो भी, उनको भी बहुत अच्छे से ये मालूम होता है कि हम अपने शब्दों को किस तरह से यूज़ करें जिससे उनका प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बिक्री हो सके, ठीक है। और इसके अलावा वर्ड्स जो है वो हम पॉलिसी को भी प्रभावित करते हैं बहुत सारी। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी, वो किस तरह से बात बोलते हैं, अपने शब्दों को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, उसका कितना अच्छा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो वर्ड हैव पावर टू अफेक्ट एंड रिफ्लेक्ट कल्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्ड, शब्द हैं, वो हमारी संस्कृति को भी प्रभावित करते हैं और हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारी संस्कृति कैसी है और किसी कल्चर में किस शब्दों को किस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो उसके कल्चर को ही रिफ्लेक्ट करती हैं। हमारी भाषा जो है वो संस्कृति को शेप करती है तथा संस्कृति हमारी भाषा को भी शेप करती है। शब्द हमारे एक्सपीरियंसेस को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। हमारे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे क्या एटीट्यूड्स हैं, बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, हमारी नीड्स क्या हैं, ये हमारे शब्दों द्वारा ही एक्सप्रेस होती हैं, ठीक है। हम पूरे वर्ड की तरफ हमारा क्या विचार है, इसको भी हमारे शब्द भी दर्शाते हैं। अर्थात ये सभी वर्ड्स के फंक्शन हैं ऊपर के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वर्ड्स बैरियर। वर्ड बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, हमने कुछ चीज़ कही और दूसरे वाले ने उसको ठीक तरह से समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तो कभी कभी जो कुछ ऐसी बाधाएं उत्पन्न होती हैं हम, जिसके द्वारा हम कहते कुछ हैं और सुनने वाला कुछ और सुनता है, ठीक है, या हम अपने शब्दों को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो ये जब वर्ड्स बैरियर वही कहलाते हैं कि शब्द हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं और जिससे उनमें कुछ क्या बाधा उत्पन्न होती है, जिसको हम पढ़ेंगे। बैरियर का अर्थ है कि हम जो कहना चाह रहे हैं उसका सही शब्द सही अर्थ जो है वो दूसरों तक ना पहुंचना, ठीक। तो सबसे पहला जो बैरियर है वर्ड्स हम जो जैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहला जिसको हम बोलेंगे बाय पासिंग, ठीक है। बाय पासिंग मतलब, इसका मतलब वन वर्ड उसके टू थॉट्स होना। एक ही शब्द के अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। हम कह कुछ रहे हैं और दूसरा जो है वो उसका दूसरा अर्थ निकाल सकता है, ठीक। इसे ही बाय पासिंग कहते हैं। तो व्हाट इज बायपासिंग? बायपासिंग अकर्स व्हेन द सेम वर्ड्स मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल WC का अर्थ इंग्लिश में होता है, ब्रिटेन में
वाटर क्लोजेट या टॉयलेट, ठीक है। और उसको स्विस में उसका अर्थ है वे साइड चैपल, या कोई उनके चर्च वगैरह होते हैं, उनको हम WC से वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर तो एक आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक ब्रिटिश कोई व्यक्ति है, वो अगर स्विस व्यक्ति के साथ उसको बातचीत कर रहा और उसको WC कहता है वो, तो वो उसका अर्थ तो है टॉयलेट से, ठीक है। और लेकिन दूसरा उसका अर्थ क्या निकाल रहा है कि कोई ये वे साइड चैपल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शब्द जो है बहुत उनके डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। और शब्दों के अर्थ बहुत लचीले होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। डिक्शनरी में भी एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ लिखे होते हैं। आप लोग डिक्शनरी में पढ़ते होंगे तो एक ही वर्ड्स का कई तरह के मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हम बहुत ऑटोमेटिक ढंग तरीके से हम किसी का उत्तर दे देते हैं, जबकि उसका कुछ और मीनिंग निकल सकता है, ठीक है। तो इससे समझने में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत मज़ेदार एक आपको एग्जांपल देते हैं। आप महाभारत देख रहे होंगे तो उसमें कुंती जो है वो, जब ये अर्जुन जो है वो द्रौपदी के साथ जो है उनकी विवाह हो गया था, तो वो उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि माँ हम कुछ एक आपके लिए कुछ चीज़ लेके आए, आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो कुंती बिना सुने ही कहती है उसको आपस में बांट लो, ठीक है। तो जबकि उस तो जब कुंती ने बोला उसको आपस में बांट लो, तो वो एकदम ही उसके एकदम डिफरेंट उसका मीनिंग निकल आया, ठीक है। वो कहना कुछ चाह रहे थे और उन्होंने समझा कुछ और। तो यही होता है बायपासिंग। नेक्स्ट जो उसका बैरियर होता है वर्ड्स का, वो है बैफल गैप। ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुनिएगा। बैफल गैप यानी इसको बोलते हैं हाई फालूटिन यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो बैफल गैप का बहुत सिंपल मीनिंग है कि भाषा में कुछ ऐसे कठिन शब्दों का या कॉम्प्लेक्स कंफ्यूजिंग शब्दों का प्रयोग करना जो सुनने वाले को समझी में ना आए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से टीचर्स भी ऐसे होते हैं, बहुत हाई फाई लैंग्वेज में आपको लेक्चर दे रहे हो, ठीक है। तो आप बच्चे जो हैं उनको कुछ समझी में ना आए, ठीक है। तो उसी वही चीज़ हो गई बैफल गैप, ठीक है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि केवल अपनी नॉलेज दिखाना चाहते हैं कि हमको बहुत नॉलेज है इंग्लिश की, फॉर एग्जांपल हमको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो वो बड़े हाई फाई शब्दों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनका उस मेन पर्पस क्या होता है? उनका मेन पर्पस ये होता है कि अपनी नॉलेज को दिखाना। उनका ये पर्पस नहीं होता है कि दूसरों को वो चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं बैफल गैप। तो ऐसे मिसलीडिंग या भ्रामक शब्दों का प्रयोग करना जिसको वो लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो अदर ओरिएंटेड नहीं होते, अदर ओरिएंटेड मतलब कि वो दूसरों से उनको कोई कंसर्न नहीं होता, वो सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, उनको अपना इम्प्रेशन जमाना होता है कि हाँ हमें बड़ी नॉलेज है, तो वो सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं। ऐसे लोग ही बैफल गैप शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं, ठीक है। कि हम वो अपने ज्ञान को दिखाना ही उनका मेन पर्पस होता है, और ये पर्पस नहीं होता कि दूसरों को वो चीज़ समझ में आए ना आए, ठीक है। तो ये उसके बाद नेक्स्ट जो आया है वो है लैक ऑफ प्रिसीशन अनसर्टेन मीनिंग। ये भी एक बाधा की तरह से होती है। इसमें क्या हुआ कि भाषा में स्पष्टता की कमी होना या अनिश्चित अर्थ निकलना, ठीक है। तो इसमें भी बहुत कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है माल एप्रोप्रिज्म। माल एप्रोप्रिज्म का मतलब ये होता है अ कन्फ्यूजन ऑफ वन वर्ड और फ्रेज फॉर अनदर दैट साउंड सिमिलर टू इट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही शब्द या फ्रेज का दूसरे शब्द या फ्रेज के साथ कन्फ्यूजन उत्पन्न होना। ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे के समान ध्वनि उत्पन्न करते हों, जैसे, ठीक है। तो कभी कभी वो एक शब्द बोलने की जगह हम दूसरा शब्द बोल जाते हैं जो कभी कभी बहुत हास्यास्पद होता था, उससे बड़ी हंसी आती है। तो उस ऐसे शब्दों को बोलते हैं माल एप्रोप्रियज्म, ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ध्वनि साम्य के कारण एक स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करना जिससे कुछ शब्दों का बेतुका या हास्यास्पद प्रयोग होता है, और इसके गलत प्रयोग से कभी कभी वॉर तक हो सकती है, ठीक। तो शब्दों का अर्थ लोगों में होता है ना कि शब्दों में। इससे हम कहना कुछ चाहते हैं और समझते कोई कुछ और है, ठीक है। अतः
अच्छे संचार के लिए ज़रूरी होता है एक सिंपल, सीधी और स्पष्ट भाषा को हम यूज़ करें, क्लियर भाषा का प्रयोग करें जिससे दूसरों को समझ में आए। ठीक है। तो माल अप्रोप्रिएशन वही हो गया, कुछ ऐसे शब्द जो सिमिलर साउंड के कारण जो है वो मिसलीडिंग या शब्द का या अर्थ का, वो जैसे बियर, बियर और भालू वाला बियर हो सकता है, और एक बियर जो शराब वाली बियर होता है। ठीक है। तो वो भी एक तरह से माल अप्रोप्रिएशन यूज़ करते हैं। ठीक है। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड कोड। रेस्ट्रिक्टेड कोड क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, बच्चे लोग होते हैं कुछ अपना कोड वर्ड बना लेते हैं। जैसे गैंगेज जब होती है तो उसमें कोड वर्ड बना लेते हैं कुछ ऐसे शब्दों का जो वो उन्हीं के ग्रुप को पता होता है। ठीक है। तो वो कोड वर्ड वो जब प्रयोग करते हैं तब दूसरों को समझ में नहीं आता है, तो इससे सीक्रेट भाषा भी कहते हैं। ठीक है। तो जो जैसे हम लोग के यहाँ भी जो खुफिया एजेंसी वगैरह होती हैं वो भी जो है वो रेस्ट्रिक्टेड कोड इसीलिए यूज़ करती हैं जिससे वो ऐसी भाषा जो दूसरे लोगों को समझ में ना आए। ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड कोड भी के वजह से भी जो है हमको भाषा कभी कभी समझ में नहीं आती, इसको सीक्रेटेड कोड। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बाधा है जिसको बोलते हैं ऑलनेस, द लैंग्वेज ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है। इसका अगर हम देखें क्या है, द टेंडेंसी टू यूज लैंग्वेज टू मेक अनक्वालिफाइड ऑफ एन अनट्रू जनरलाइजेशन इज कॉल्ड ऑलनेस। अर्थात जब हम भाषा का प्रयोग करते समय एक ऐसा सामान्यीकरण कर देते हैं जो अनाधिकृत तथा गलत है, उसे ऑलनेस कहा जाता है। ये हमारी रूढ़िवादिता या स्टीरियोटाइप एटीट्यूड को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण, ऑल वुमेन आर पुअर ड्राइवर्स। जो सभी महिलाएं होती हैं वो कार चलाने में बहुत कमज़ोर होती हैं। ठीक है। तो एक ये स्टीरियोटाइप है जिसको हम किसी भी जनरलाइज कर देते हैं, किसी भी वुमेन के ऊपर जनरलाइज करते हैं। ठीक है। सभी वैज्ञानिक झक्की होते हैं कि ये भी एक जो है स्टीरियोटाइप है। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, ऑलनेस हो गया कि हम सब सारे साइंटिस्ट के ऊपर हमने उनको जनरलाइज कर दिया। तो इस प्रवृत्ति के कारण भी हम किसी के लिए पहले से ही इस्टेब्लिश एक निश्चित तरीके पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है, हम बिना सच्चाई जाने ही किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। अब जब एम्पैथिक या परानुभूति उन्मुख व्यक्ति इसे अवॉइड करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो बहुत एम्पैथिक होते हैं, जो दूसरों के साथ इमोशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो ऐसी भाषा को अवॉइड करते हैं। वे किसी के बारे में कोई बिना सोचे समझे निर्णय नहीं ले सकते हैं। ठीक है। कि अगर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप का है तो वो ऐसा ही होगा, वो लोग बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेते हैं। ठीक है। तो वो पहले से ही प्रचलित भ्रांतियों के आधार पर दूसरों के बारे में कोई निर्णय नहीं लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ऐसी भाषा का अधिकतर प्रयोग करने पर क्या होती है, हमारी रिलेशनशिप खराब होती है। और इसको हमें सीधे ना कहकर मेरे हिसाब से ऐसा कहना चाहिए कि मेरे हिसाब से ऐसा होता है। ठीक है। कुछ इस तरह से वर्ड्स जोड़ने चाहिए जिसको हम बहुत सॉफ्टली हम कह सकते, सॉफ्टली बोल करके हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे किशोरों को बहुत कंट्रोल करना बिल्कुल गलत है, हमने डायरेक्ट कोई चीज़ कह दी, तो ये इस तरह से बोलना ज़्यादा अच्छा खराब लगता है। और जबकि ये कहना बेटर है कि मेरे हिसाब से किशोरों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना सही नहीं है। ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के द्वारा हम अपने कमेंट्स तथा रिमार्क्स को सूचीबद्ध कर लेते हैं। इंडेक्सिंग का अर्थ है कि यह मानना कि प्रत्येक व्यक्ति अपूर्व है। ठीक है। तो अगर हम ये मान के चलेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन या हमारा वर्ड्स जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ होंगे। ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक। ठीक है। तो इसीलिए हमको कभी भी किसी इंडिविजुअल के लिए कोई जनरलाइजेशन नहीं कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो बैरियर है उसको बोलते हैं स्टैटिक इवैल्यूएशन, द लैंग्वेज ऑफ रिजिडिटी। किसी का भी स्थिर मूल्यांकन करना, बहुत कठोर या कम लचीली भाषा का प्रयोग करना। ठीक है। जैसे आप किसी को बहुत समय बाद मिले और आप पहले जैसे ही संबोधन कर रहे हैं, अरे यार तुम तो छोटे थे तुम बहुत बेवकूफ़ थे और अभी भी वैसे ही हो। ठीक है। तुम पहले कितने
गंदे कपड़े पहनते थे और अभी भी वैसे ही बेकार कपड़े पहनते, तुम्हें कपड़े पहनने का ढंग नहीं आया, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से कुछ स्टैटिक इवैल्यूएशन करते हैं तो ये भी एक बैरियर की तरह से यूज होता है। क्यों? हम इस ये कह सकते हैं कि स्टैटिक इवैल्यूएशन क्या है। स्टैटिक इवैल्यूएशन एक ऐसा कथन है जो परिवर्तन को पहचानने में असमर्थ है और किसी का भी मूल्यांकन एक पहले की तरह से ही कर देता है, ठीक। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत चेंज हो रही है। जैसे पहले किसी को भी हम बोल देते थे कि मेंटली रिटार्डेड है या पागल है, पहले बोल दिया जाता था, लेकिन अब ये वर्ड बहुत इसको बहुत यूज़ नहीं करते हैं। पागल शब्द यूज़ करना एक बहुत ख़राब माना जाता है, ठीक है। अगर किसी को हम बोल दें कि आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड है तो ये गलत चीज़ है। तो बदलते युग में हमको अपना संबोधन भी चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे अब विकलांग नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे शब्द आजकल यूज़ हो रहे हैं। हैंडीकैप्ड को, फिजिकल हैंडीकैप, मेंटल हैंडीकैप के लिए हम बहुत डिफरेंट वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कहने का अर्थ ये है कि हमको अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए। वी शुड एक्सपैंड आवर पर्सपेक्टिव। जो हमारा समाज बदल रहा है, दुनिया चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमको अपना लेबल्स भी या किसी का सूचित करने का तरीका भी चेंज करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो उससे बहुत बाधा उत्पन्न होती है अगर हम करें, ठीक है। यदि हम इस परिवर्तन को अपने चिंतन में नहीं बदलते हैं तो हमें अपने अर्थ संबंधी दुनिया में खो जाएंगे। हमें दूसरों के अंदर परिवर्तन को भी स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए तथा उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है पोलराइजेशन। ये भी एक बैरियर की तरह से यूज होता है कि हम एक्सट्रीम लैंग्वेज का यूज करना, यानी ध्रुवीकरण करना। और इसका अर्थ क्या है कि हम लोगों को हम बोलते समय एकदम एक्सट्रीम कैटेगरीज में बांट देते हैं, तो ये भी एक गलत है कि जिससे भी भाषा की सच्चाई जो है वो एकदम कम हो जाती है। जैसे कोई किसी को हम बोलते हैं कि बिल्कुल बहुत ही स्टूपिड है या बहुत ही जीनियस है, मतलब कि मिडिल बीच का जो पार्ट है वो गायब है। हम इसको बहुत एक्सट्रीम या चरम सीमा पे ले जाकर के किसी को संबोधन करते हैं, तो ये भी बहुत गलत है। जैसे किसी को एकदम अगली बोल दिया, बहुत भद्दा है, या एक किसी दूसरे को बोल रहे हैं बहुत सुंदर है, मतलब एक्सट्रीम भाषा का प्रयोग करना, उसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये भी गलत चीज़ है, इससे भी हमारे रिलेशनशिप जो है वो खराब हो सकती हैं, ठीक है। जैसे हम बातचीत करने के दौरान ये भी कह सकते हैं कि यू आइदर लव मी और यू डोंट लव मी, ठीक है। तो बीच की भाषा का प्रयोग नहीं होता है, तो इससे वो भी गलत है, इसको हमको अवॉइड करना चाहिए। बहुत पोलराइजेशन वाली लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है फैक्ट, इन्फरेंस, कंफ्यूजन, जंपिंग टू कंक्लूजन, अर्थात तथ्य और अनुमान की भ्रांति होना और इस किसी निर्णय पर पहुंच जाना। किसी चीज को, मतलब किसी फैक्ट को हम बिना एनालाइज किए हुए जो है एक अपने मन से ही कोई एक अनुमान या कोई एक निर्णय लगा लेते हैं, तो इसको बोलते हैं फैक्ट, इन्फरेंस, कंफ्यूजन, ठीक है। इसको हम दूसरी तरह से समझे हैं कि कोई आधी अधूरी जानकारी के आधार पर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी हम बहुत छोटे छोटे डिटेल्स से एक बड़ा कंक्लूजन निकाल लेते हैं और उसी को सत्य मान लेते हैं, ठीक है। तो फैक्ट का क्या अर्थ है? जो सत्य है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम किसी सूचनाओं को सही मान लेते हैं, फैक्ट मान लेते हैं, जबकि कोई वो अनुमान ही है। जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा, कोई मान लो आपने किसी को पार्टी में बुलाया और वो नहीं पहुंचा, तो आपने क्यों नहीं पहुंचा, बिना उसको फैक्ट को जाने आपने अपने मन से कोई अनुमान लगा दिया कि वो तो आना ही नहीं चाहता है, वो तो हम उसको पसंद नहीं करता है, इसलिए हमारे पार्टी में आया नहीं है, ठीक है। तो अपने मन से कोई कंक्लूजन में पहुंच जाना, ठीक है। तो वैलिड कंक्लूजन में तभी हम पहुंच सकते हैं कि जब हम किसी फैक्ट को हम जाने और उसके तभी केवल अनुमान के आधार पे कोई चीज़ पे निर्णय पे नहीं पहुंचे। उसके बाद एक और चीज़ हो गई बायस्ड लैंग्वेज। बायस्ड लैंग्वेज यानी इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर, ठीक है। अगर हम, ये भी बहुत बड़ी गलत चीज़ होती है कि अगर हम किसी व्यक्ति को हम कुछ ऐसा वो करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि उसकी कल्चर को लेकर, उसकी जाति को लेकर, उसके रेस को, उसकी एथनिक ग्रुप को लेकर के या उसको जेंडर को लेकर के कोई उसके टिप्पणी कसते हैं, व्यंग कसते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बायस्ड लैंग्वेज, ठीक है।
ये भी जो है ये वर्ड बैरियर की तरह से यूज़ होता है। तो ऐसी भाषा यूज़ करते वाले व्यक्ति ये भूल जाते हैं कि दुनिया बदल रही है, और ये हमारी रूढ़िवादी स्टीरियोटाइप एटीट्यूड को दर्शाता है। जैसे आजकल आप बहुत टीवी पे भी सुनते होंगे कि बहुत किसी के कल्चर को लेकर के, किसी एक समुदाय को लेकर के ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो बहुत ही गलत है। ठीक है, कोई ऐसी टिप्पणी करना उसके धर्म को लेकर के, उसके वो व्यंग करना, तो उसको हम लोग बायस्ड लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो हमको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हमारे क्योंकि बहुत लाइफ जो है चेंज हो रही है, दुनिया बदल रही है, तो हम जैसे फीमेल्स हैं उनकी तरफ भी बहुत बायस्ड लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो हमारे एटीट्यूड्स, हमारे जो हमारा एटीट्यूड है, हम अंदर से क्या सोचते हैं, हमारे थॉट्स हैं, क्या चीज़ें वो हमारे लैंग्वेज में झलक के आ जाते हैं तुरंत ही। ठीक है, और हमारी स्पीच जो है हमारे एटीट्यूड को भी प्रभावित करती है। और हमें इसलिए हमको बातचीत करते समय दूसरों को वैल्यू कर देना चाहिए, और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा बायस्ड। ओके, ठीक है, तो हमारा ये जो है बैरियर, वर्ड्स बैरियर्स का जो है चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।